हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षाविद रितेश में। दोस्तों, इससे पहले वाले फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट में मैंने आपको ये प्लेट्स के बारे में बताया था कि कहाँ कैसे प्लेट्स बनी, कहाँ पे गोंडवाना लैंड है, कहाँ पे तिथिस सागर है, ठीक है। और आपको फिगर से मैंने चित्र से बताया भी था कि कौन सी हिमालय श्रेणी है, कौन सी हिमाद्री है, कौन सी शिवालिक है, कहाँ कर्क रेखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे आगे का पार्ट यानी नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो समझने की कोशिश करेंगे। उत्तरी मैदान हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँगा, ठीक है। हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। तो उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों, फिगर से मैं बताऊंगा और आप माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो कहाँ भैया फिगर है, ये देखिए उत्तरी मैदान है। तो कौन कौन सी, सिंधु, सतलज, ठीक है, गंगा यहाँ पे है, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर से देखते हैं, उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनसे मिलकर बना है। चलिए ठीक है, इनसे मिलकर बना है हम कह सकते हैं, ठीक है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। चलो, जलोढ़ मृदा है यहाँ पे, ये जो मैदान है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मतलब खूब बढ़िया कृषि होगी यहाँ पे, ठीक है। जलोढ़ मृदा से मिलकर बना है, ओके। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपद के स्थिर बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। तो ये हिमालय के गिरिपद में स्थित है ना, ये हिमालय के नीचे है ना, गिरिपदी, मतलब पद मतलब पैर, तो हिमालय के नीचे की तरफ है ना, पैरों की तरफ। तो यहाँ जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा निक्षेपित हुई है। ऊपर से जो नदियाँ बहा बहा के लाई हैं मृदा, वो यहीं पे बहती है और रुकी गई है। जो ऊपर से पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं वो बहा बहा के जो लाई हैं वो सतलज, सिंधु के मैदानों में, गंगा के मैदानों में और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में निक्षेपित हो गई हैं। इसीलिए यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ भी है, ठीक है, निक्षेप हुआ है। इससे इस उपजाऊ भूमि मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ये पूछ सकता है। ये कैसे पता करेंगे, ये 7 लाख किलोमीटर है। ये जो मैदान है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन अब ये कोई नहीं पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम कितना है, या मैदान 2400 किलोमीटर लंबा था, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अगला, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। वहाँ जनसंख्या भी बहुत अच्छी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ भूमि है भैया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की तरफ, तो यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। जनसंख्या जहाँ रहेगी, जहाँ खेती वेती अच्छी होगी और जलवायु अच्छी होगी, ठीक है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समुद्र मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, समृद्ध मृदा मतलब समृद्ध मृदा, अच्छी मृदा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र है। अभी हमने बताया आपको कि यहाँ जलवायु अच्छी है, मृदा अच्छी है, अच्छी कृषि होती है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है उत्तरी मैदान में, ठीक है भैया। वहाँ ही तो रहेगी जहाँ अच्छी चीज़ें होंगी। तो अधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, ठीक है। ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं यही निक्षेप करके बढ़िया बढ़िया मृदा नीचे ला रही हैं उत्तरी मैदान में, ठीक है, ला रही हैं। और नदी के निचले ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। तो भैया जो ऊपर से नदियाँ आ रही हैं, जैसे गंगा आई, सतलज आई, रावी आई, झेलम आई, सिंधु आई, ब्रह्मपुत्र आई, कोसी आई, गंडक आई, तो ये क्या है, ये जब आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो उसका निर्माण कर रही हैं, गाद का, काहे का, गाद का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे गाद का निर्माण कर रही हैं। गाद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहा के ला रही हैं और यहाँ पे कई धाराओं में बटी जा रही हैं। जैसे सतलज आई, रावी आई, झेलम आई, सिंधु आई, यमुना आई, और यहाँ पे कई धाराओं में बट गई। जैसे गंगा 2 में बट गई, घाघरा 2 में बट गई, चंबल बट गई, यमुना देखो चंबल में बट गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी बट गई, कोसी, गंगा कोसी में बट गई। इस तरीके, कोसी अलग नदी है, बहुत सारी नदियों में बट गई है। फिर से देख लेते हैं ये वाली लाइन, ठीक है, फिर से देख लेते हैं ये वाली लाइन की क्या कहने का मतलब है, ये देखते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदियों की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं, बहुत सी धाराओं में। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। तो ये जो नदियाँ नीचे आ रही हैं ये बहुत सी धाराओं में बट गई हैं। जो नीचे आ रही हैं
ये बहुत सी धाराओं में बट गई हैं। कितनी धाराओं में? बहुत सी धाराओं में। इन्हें वितरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ? दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज तथा पंच का अर्थ है पांच, ठीक है, तथा आब का अर्थ है पानी, ठीक है। तो दोआब मतलब दो नदियों से बीच का भाग। पूछा जाता है दोआब क्या है, तो दो नदियों के बीच का नाम। डू यू नो दोआब इज मेड अप टू वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड अब एबी मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव एंड एबी मीनिंग वाटर, ठीक है। एक और चीज आपको बता देते हैं, ये क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप स्थित है यहाँ पे, माजुली द्वीप, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलो ये लाइन एक बार शायद आपको ना समझ में आई हो, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। क्या? ये वाला, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदियों के निचले भागों में ढाल कम हो जाने के कारण नदियों की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। भैया नदी ऊपर से बह बह के आ रही है, देखिए नदी ऊपर से बह बह के आ रही है। मान लो नीचे गाद मतलब मिट्टी जैसी जमा हो गई, बहुत बड़ी यहाँ पे। मान लो गंगा बह के आ रही थी यमुना, और बहुत बड़ी मिट्टी का यहाँ पे जमा हो गया, तो ये कई धाराओं में बढ़ गई। जैसे चंबल चली गई, बेतवा चली गई, केन चली गई, सोन चली गई, टोन चली गई, इस तरीके से कोई किसी से बटा, कोई किसी से बटा। इसे कहते हैं कि वितरिकाएं। ये वितरिकाएं नदी हैं। अब नदियों के चैप्टर में हम बता देंगे कि कौन किससे बटी हुई नदियां हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। तो ये देखो उत्तरी मैदान है, इसके पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। यहाँ पे पंजाब है, क्या है? पंजाब, ठीक है, पंजाब का मैदान कहते हैं। आगे पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, ठीक है। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान में बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु और उसके द्वारा सिंधु नदी द्वारा बनाया हुआ बहुत सारा भाग पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान में भी स्थित है। देखो पाकिस्तान है, कौन सी नदी बता रहा था? सिंधु तथा, ये देखिएगा पंजाब मैदान का है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान का बहुत सा भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बहुत सारा भाग पाकिस्तान में भी स्थित है, कुछ पंजाब में भी है, ठीक है। ये पश्चिमी भाग है उत्तरी मैदान का, ठीक है। हम चित्र से समझा रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। आगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से ही निकलती हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यही तो हैं। देखिए फिगर में, जो पाकिस्तान में भी दिख रही हैं, इधर पंजाब में भी दिख रही हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में है और पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए हिमालय से निकलती हैं। मैदान इस भाग के दोआबों की बहुत संख्या अधिक है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भाग, तो मतलब मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। आगे गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। तो घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच, तो इधर मान लेते हैं घग्गर, इधर तिस्ता मान लेते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें दिखा नहीं रहा है, आगे हम बताएंगे आपको जब दूसरा फिगर होगा, ठीक है। तो इसके बीच को गंगा का मैदान कहते हैं, ठीक है भाई, ये गंगा का मैदान मान लेते हैं, ठीक है। यह उत्तरी भारतों में राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तथा झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ गंगा नदी का मैदान फैला है? गंगा नदी फैली है दिल्ली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, उत्तराखंड में, ठीक है। इस तरह से फैला हुआ है, यहीं पे है सब। फिर से देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है? गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी मैदान भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में भी फैली हुई है। ये देखो यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में भी गंगा गई है, ठीक है। यहाँ पे भी गई है हुगली नदी, जिसे यहाँ पे हुगली नदी, ठीक है, बंगाल में, ये बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ भी गंगा नदी है। आगे देखते हैं, ओके। थोड़ा सा फिगर ऊपर बना है तो जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? असम में। देखो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे असम है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में है। अभी देखो यहीं बाढ़ आई थी, तो यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जहाँ पे माउस पॉइंटर है, ठीक है। आपको पढ़ाने से ये हो जाएगा कि आप चित्र में समझ के आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानता इनके
उच्चावचों के बिना किसी विविध वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, इनकी आकृतियों में तो भिन्नता है। उत्तरी मैदानों में व्याख्या समानता इनके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती हैं। फिर से देखते हैं, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती हैं। यहाँ शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े का निक्षेपण करती हैं, ठीक है, पुटिकाओं का। ठीक है, आगे पुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं एक भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। एक भाबर क्षेत्र है, यहाँ पे भाबर वह क्षेत्र है जहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं और उसके पार फिर निकल आती हैं। भाबर वह क्षेत्र है, यहीं पे आसपास है शिवालिक श्रेणी में, जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और उसके बाद फिर निकल आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाबर के नाम से जानता है। सभी सरिताएं इस भाबर मिट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसे तराई कहा जाता है। तो जहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं ऊपर से आते हुए और फिर आगे निकल आती हैं, तो जहाँ पे विलुप्त होती हैं यही तराई क्षेत्र है। जैसे नेपाल का भाग जो है तराई क्षेत्र में आता है, उसी हिसाब से लखीमपुर एरिया है। ठीक है, इधर के कुछ एरिया हैं जिनकी सीमा नेपाल से मिलती है, वो सब तराई क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही लखीमपुर है। ठीक है, और उधर गोरखपुर का कुछ हिस्सा आता है गोरखपुर के आगे। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्र में आते हैं। ओके, ठीक है, तो तराई कहा जाता है। वह अन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इसमें क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। अभी हमने बताया था दुधवा लखीमपुर में है, तो दुधवा तराई क्षेत्र है। ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियां जो बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं, इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। इसकी लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। फिर से देखते हैं, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ठीक है, उत्तरी मैदान जो है इसका विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ठीक है, पुराने जलोढ़ का मान लेते हैं बना है। आगे, वे नदियां जो बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं, इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों को नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका उपयोग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब भाबर, भांगर, खादर क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, एक अलग से चित्र बना देंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको समझा देंगे। अब प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय भारत इधर का। ठीक है, इधर का, ये आरावली की श्रेणियाँ इधर नहीं, इधर मालवा का पठार, सतपुड़ा और इधर कारो खासी, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, ये किससे बना है? ये रूपांतरित तथा आग्नेय शैलों से बना है। किससे बना है? रूपांतरित तथा आग्नेय शैलों से। ओके, लिखा हुआ है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने पर अपोहा के कारण बना था। देखो, गोंडवाना भूमि टूटी थी तो अपोहा के कारण जो उत्तर की तरफ भारत बढ़ा था, तो उसी के कारण ये प्रायद्वीपीय भारत बना था, ये वाला एरिया। ठीक है, उसी के कारण ये प्रायद्वीपीय भारत बना था। ठीक है, अगर आप समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों तक फैला है, उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। देखो, मध्य उच्चभूमि, नर्मदा नदी के उत्तर के प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग
तो नर्मदा नदी के उत्तर में, तो ये नर्मदा नदी है के उत्तर में, ठीक है, ये उत्तर हो गया। मालवा के पठार का उच्च भाग, ठीक है, नर्मदा नदी ये है, ये मालवा पठार है। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों तक फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार तक जो ये भाग फैला है इसे उच्च वाला कहते हैं, ठीक है, उच्च प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं? उच्च प्रायद्वीपीय पठार, मध्य उच्च भूमि या उच्च प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। विंध्य हिम श्रृंखला दक्षिण से मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम से आरावली से घिरी है, ठीक है। तो विंध्याचल, ये देखो विंध्याचल श्रेणी यही है और आरावली भी श्रेणी है। ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। देखिए नर्मदा नदी विंध्य श्रेणी, मालवा का पठार, आरावली श्रेणी, नर्मदा नदी विंध्य श्रेणी, मालवा पठार, आरावली श्रेणी, ठीक है, ये सब फैला हुआ है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है, फिर से देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों तक फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ओके, मान लिया। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में तथा उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में आरावली से घिरा है। पश्चिम में वह धीरे धीरे राजस्थान के बलवी तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है, ठीक है। ये पश्चिम में देखो, इधर धीरे धीरे किससे मिल जाता है? भारतीय महामरुस्थल राजस्थान से मिल जाता है, ठीक है, यहाँ बलवी भूमि है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, ये मिल जाता है। ये देखिए पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलवी तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। जब तक आप फिगर नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। इस क्षेत्र में अपने घर में जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी एक फिगर लगा दीजिए और हमारे भी वीडियो में फिगर पर ध्यान देते रहिए। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर की पूर्व की ओर, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चंबल, केन, बेतवा तो दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं और उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। ये देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, यहीं पे हैं नदियाँ। चंबल, केन, बेतवा सब यहीं पे नदियाँ हैं। दूसरा फिगर देख लेते हैं, चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, ये देखो चंबल नदी है, केन, बेतवा इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो कैसे बह रही हैं नदियों वाले चैप्टर में हम बताएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ रहे थे, ये बलवी होती गई है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम से, ये देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये ऐसे बह रही हैं, ऐसे, जहाँ से माउस पॉइंटर जा रहा है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये बह रही हैं, ठीक है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ढाल दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कौन सा क्षेत्र है? इसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, और ये देखिए इसे बुंदेलखंड का देखते हैं। तो इधर का ऊंचा है, ये आरावली, मालवा पर्वत, विंध्य पर्वत और नर्मदा, ये हम बता रहे थे तुमसे, ये ऊंचा है थोड़ा, ये थोड़ा नीचा है। क्या है? ये थोड़ा नीचा है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ये देखिए उत्तर पूर्व के दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व में कम ढाल का है। इस पठार में उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यहाँ पे हम थे, सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि ये उच्च भूमि पश्चिम में कश्मीर में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में विस्तार में दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार है। इधर दामोदर नदी है, इधर झारखंड साइड में आ जाते हैं, उड़ीसा साइड में। ये छोटा नागपुर का पठार, इधर दामोदर नदी है। हमने तुमसे बताया था आपसे कि ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये छोटा नागपुर का पठार और यहीं दामोदर नदी है। जब आप अपने सामने भारत का नक्शा टांगेंगे या ये फिगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है और कहाँ पे दामोदर नदी है, ठीक है। ये भी प्रायद्वीपीय भारत में आता है, ठीक है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत में आता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये बघेलखंड के पूर्वी दामोदर नदी तथा छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उत्तर से
उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ठीक है, ये बाद में हम जब पहाड़ियां पढ़ाएंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व में कम ढाल है। ठीक है, अभी हमने तो आपसे बताया कि दक्षिण का पठार क्या है, इधर ऊंचा तथा पूर्व में कम ढाल है। ओके, ठीक है, पूर्व में कम ढाल है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतियां हैं। तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार समझा जाता है। ये गारो, खासी, जयंतियां उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, ये इसे भी प्रायद्वीपीय भारत माना जाता है। ये उत्तर का मैदान नहीं है, इसे प्रायद्वीपीय भारत माना जाता है, जो उत्तर पूर्व है, असम की तरफ, जो मेघालय की तरफ। इसे मेघालय का पठार या गारो, खासी, जयंतिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या माना जाता है, उत्तर पूर्वी भारत या गारो, खासी, जयंतियाँ। क्या कहते हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, ये उत्तर पूर्व की तरफ है। ओके, आगे आते हैं, ये फिर से देख लेते हैं। ये भारत का नक्शा है, इसमें ये उत्तर पूर्वी भारत है, इसे भी प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। गारो, खासी, जयंतिया और मेघालय के पहाड़ियाँ यहीं पे हैं, मेघालय के पठार। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। अभी ये देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं को स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व में कम ढाल वाला है। इस पठार के एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, जिसके स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एग्लोंग तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के छोटा नागपुर पठार के अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियां श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। तो गारो, खासी, जयंतियां जो हैं उत्तर पूर्वी भारत में। देखो, इधर तो महादेव की पहाड़ियां हैं, ये सब हैं। तो ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, आरावली श्रेणी, मालवा पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी, ठीक है, चंबल नदी जो इधर को बह रही है, छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी, गारो, खासी, जयंतिया जो उत्तरी भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में ये भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, यहीं पे मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रायद्वीपीय भारत में, आरावली श्रेणी, कुछ राजस्थान की बलुई मिट्टी, मालवा, चंबल नदी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग। ठीक है, दक्षिण में पठार में पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर, ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर, ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है एवं सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट स्थित को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में थाल घाट, भोर घाट, ये देखिए इधर, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये देखिए कोंकण इधर देखो, महाराष्ट्र है इधर, तो इधर ही भोर घाट, पाल घाट, ये सब इधर है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, इनको आप जब चित्र लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ के कहाँ है। ठीक है, ये देखिए, चित्र तो भाई बहुत जरूरी है अपने रूम में लगाना पढ़ते टाइम। ठीक है, तो दक्षिण के पठार में पूर्वी तथा पश्चिमी सिरों पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट में समांतर स्थित है, वे सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट दर्रे हैं। दर्रों को बताइए, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप फिर चित्र में देखिएगा अपने घर में। ये देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट यहाँ पे है महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक है, महाराष्ट्र के एरिया में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है। ठीक है, आगे पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की अपेक्षा ऊंचे हैं। ठीक है, ये ऊंचे हैं, पश्चिमी घाट थोड़ा ऊंचे हैं, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। ये ऊंचा है इधर का भाग और इधर का भाग थोड़ा नीचा है, मतलब ऐसे हल्का सा झुका हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट में 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट में 900 से 1,600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण के नीलगिरी तक देखते हैं। तो ये देखो,
क्या है, क्या कह रहा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर है पूर्वी घाट की, ये जो पूर्वी घाट है महानदी वाला ये, ठीक है 600 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 900 से 1.600 लगभग 1600 मीटर तक है। ठीक है, ओके, तो 600 मीटर ये है और ये 1600 मीटर है लगभग 900 से ऊपर, तो ये ऊंचा हुआ ना पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट ऊंचा नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं है भाई। ठीक, आगे देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है या अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ से है, महानदी से, ये देखते हैं महानदी से कहाँ तक बताया है, फिर से देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार क्या बताया है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो देखो पूर्वी घाट कहाँ से है, ये महानदी से लेकर नीलगिरी यहाँ पर है, यहाँ तक है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से नीलगिरी तक है, महानदी से नीलगिरी तक, महानदी से नीलगिरी तक, महानदी से नीलगिरी तक। अपने घर में जब फिगर लगाएंगे आप तो महानदी दिख जाएगा, उसमें महानदी तो यहाँ दिख रहा है, नीलगिरी उसमें दिख जाएगा। यहाँ तक है नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ भी दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक है विस्तार। ओके, समझ में आ गया भैया। ठीक है, देखते हैं तो क्या है, ये पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है और बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों भी इनको काट दिया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही हैं उन्होंने इसको काट दिया है। अब देखो कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं, ये तो नदियों वाले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन देखो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब आ रही हैं। इसने पूर्वी घाट को काट दिया है, तो इसलिए अनियमित गति से है। ठीक है, गोदावरी ने इसे काट दिया, कृष्णा नदी ने इसे काट दिया, कावेरी ने इसे काट दिया, तो ये अनियमित है, एक सीध में नहीं है। ओके, ठीक है, ओके भाई, समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। अब बंगाल की खाड़ी किधर है, तो हम आपको बता चुके हैं, ये है बंगाल की खाड़ी इधर। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं महानदी से नीलगिरी के बीच में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियों ने काट दिया है इसको, तो ये अनियमित गति से है। ठीक है, ये देखा, ये देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, या वर्षा घाट में पश्चिमी ढाल तथा आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। ठीक है, और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय, जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उड़न मंगलम, जिसे ऊटी के काम से जाना जाता है, तथा कोडाई नाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ियाँ नगरों में स्थित मानचित्र में देखिए। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, अनियमित है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये देखो, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। यह पश्चिमी घाट है, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। यह पश्चिमी घाट है, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। आगे देखो, आगे पूर्वी, ये देखो क्या कह रहे हैं, पश्चिमी घाट में ये देखिए, हाँ, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। ठीक है, यह वर्षा काहे के कारण होती है, यह पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट से पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसके भैया बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका नाम घर का होगा गुल्लू, मुल्लू, छुट्टू। ठीक है, ऐसे इसके भी बहुत नाम है। इसके पश्चिमी घाट के बहुत सारे नाम हैं। भैया देखो, भूगोल तो अपने आप ही पढ़ी जाती है, लेकिन जिसको आपने जो फिगर में आपको समझा दे, समझो भूगोल समझ में आने लगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, भूगोल कभी कठिन नहीं है। पहले हम लोग समझते थे हिस्ट्री जियोग्राफी है, इतनी बेवफा, रात को याद करो सुबह सब सफ़ा। तो सफ़ा तो हो ही जाएगी अगर आप फिगर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सफ़ा हो ही जाएगी अगर फिगर से नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इसका पश्चिमी घाट के अनेक नाम है, जैसे तुम्हारा नाम छुट्टू, गुल्लू, मुल्लू, ऐसे इसका नाम बहुत सारे हैं पश्चिमी घाट के। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। विभिन्न नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इसके भाग के ऊंचे शिखर, देखो इसकी ऊंचाई इधर से इधर बढ़ती जा रही है, इधर कम, इधर कम, कम कम, बढ़ 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 बढ़, कम 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 कम, बढ़ 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 बढ़, देखो बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से उत्तर में थोड़ी कम और दक्षिण में ज़्यादा है इसकी ऊंचाई। ओके, ठीक है, इस भाग के ऊंचे शिखर अनाईमुड़ी 2695 तथा डोडा बेटा है। तो अनाईमुड़ी और डोडा बेटा इसके ऊंचे शिखर हैं।
तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 है, और यहीं पे डोडा बेटा है। तो अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, सबसे ऊंची अनाईमुड़ी और फिर डोडा बेटा। तो पश्चिमी घाट के शिखर हैं अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। ये देखो अनाईमुड़ी इसमें दिख रहा है, डोडा बेटा आपके घर में जो फिगर आप अपने स्टडी रूम में लगाएंगे उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये अनाईमुड़ी और यहीं पे डोडा बेटा है। ओके, ठीक है, अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। ओके भाई, समझ में आ गया हमें। ठीक है, डोडा बेटा की ऊंचाई 2633 है, इसकी 2695 है। ओके, तथा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट है, ये देखो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी तो मतलब क्या कहने का मतलब है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर ये पश्चिमी घाट लिखा है, अनाईमुड़ी, उसके बाद डोडा बेटा यहीं पे है। अनाईमुड़ी 2695 है, वो 2933 है डोडा बेटा। अब पूर्वी घाट देखो, पूर्वी घाट है ये, इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1501 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, महेंद्रगिरी है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए पूर्वी घाट की दक्षिण पश्चिम में सॉरी, ये देखिए पश्चिमी घाट टकरा कर पश्चिमी घाट की ऊंचाई ये डोडा बेटा तथा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ की पहाड़ियां स्थित हैं। उड़न मंगलम जैसी ऊटी की नाम से जाना जाता है तथा कोडाई नल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों को स्थित मानचित्र में देखिए। तो पूर्वी घाट के दक्षिण में शेवराय तथा जावेड़ की पहाड़ियाँ हैं। शेवराय और जावेड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो देखो इधर ही शेवराय की पहाड़ियाँ हैं पूर्वी में, और जावेड़ की पहाड़ियाँ हैं इधर। ऊटक मंडल जैसे ऊटी कहते हो, ये भी इधर ही है। ऊटी गए हैं हम, तो ऊटी गए हैं, तो ये भी इधर ही है। ठीक है, तो ये शेवराय, जावेड़ और ऊटी इधर ही है। जब आप मानचित्र में अपने घर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इधर पूर्वी घाट में ही जावेड़ की पहाड़ियाँ, शेवराय की पहाड़ियाँ, जावेड़ नहीं, जावेद नहीं, जावेड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, शेवराय की पहाड़ियाँ और ऊटक मंडल। ऊटक मंडल नाम नहीं सुना होगा कभी आपने, ऊटी जिसे कहते हैं, ये इधर ही है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा, हमें लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, उड़क मंडल या ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाई नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थित मानचित्र में दर्शाई है। इधर ही कोडाई नल जैसा आप चित्र में देखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि वहाँ काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए यह शैल आग्नेय है। वास्तव में न इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। आरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में फैली हैं। फिर से देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि यहाँ काली मृदा पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता क्या है? यहाँ काली मृदा पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। कौन सी मृदा? काली मृदा। तो प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता क्या है कि यहाँ काली मृदा पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ काली मृदा पाई जाती है, मान लेते हैं भैया पाई जा रही है। ठीक है, आगे दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इनके शैल आग्नेय हैं। ठीक है, वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिसके कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है। जिसे प्रायद्वीपीय भारत की एक विशेषता यह है कि यहाँ काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ठीक है, इसीलिए इसे शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती होती है ज़्यादा। आरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं तथा गुजरात से लेकर दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व तक फैली हैं, दिल्ली तक। ठीक है, तो ये देखो आरावली की पहाड़ियाँ, ये देखो उत्तर पश्चिम और पश्चिम एरिया में हैं तथा ये कहाँ तक फैली हैं? दिल्ली तक फैली हैं। ये आरावली की पहाड़ियाँ हैं भैया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है? लिखा है आरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिमी किनारे मान लेते हैं, उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ओके, ठीक है, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व तक फैली हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हैं, दिल्ली तक। हमने आपको बताया था ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, पामीर ग्रंथि जहाँ लिखा है ये उत्तर है भारत का हिस्सा, जहाँ ये अनाईमुड़ी और श्रीलंका लिखा है ये दक्षिण हिस्सा है। ये ब्रह्मपुत्र जहाँ लिखा है ये पूरब है,
ठीक है। और ये जहाँ लिखा है ये एरिया गुजरात वाला ये पश्चिम है। तो फिर से देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र पूरब, ठीक है, ये गुजरात पश्चिम, और ये पामीर उत्तर, और ये श्रीलंका की तरफ दक्षिण। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर में मरुस्थल पढ़ाएंगे और तटीय मैदान पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।